नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आज जब मैं आपसे मुखातिब हूँ तो दिल दुखी है। हालाँकि 86 वर्ष की अवस्था आज के ज़माने में ऐसी कही जाएगी कि पूरा जीवन जीकर इस दुनिया से रतन टाटा गए। लेकिन रतन टाटा जिस तरह के व्यक्तित्व रहे हैं, अगर वो 1000 साल जीने के बाद भी इस दुनिया से, इस देश से, इस धरती से रुखसत होते, तो उनके जीवन में कभी भी संपर्क में आने वाला, उनको जानने वाला कोई भी व्यक्ति दुखी होता। और इसीलिए आप देख रहे हैं कि ये पहली बार है, कम से कम मेरी स्मृति में तो ये पहली बार है जब किसी उद्योगपति के लिए उसको श्रद्धांजलि देने वालों का तांता, क्या सोशल प्लेटफॉर्म्स, क्या मुंबई की वो रोड जहां दोनों तरफ हुजूम लगाकर लोग अ, खड़े हुए हैं अंतिम दर्शनों के लिए, क्या वो जगह जहां पर उनके पार्थिव शरीर को लोगों के अंतिम दर्शनों के लिए रखा गया है और नरीमन पॉइंट में वो जगह लोगों की भीड़ से अटी पड़ी है, ये बताता है कि किस तरीके से वो बहुत कम बोलते थे, ज्यादातर अंतर्मुखी, कम बात करने वाले लोगों में उनका शुमार, लेकिन फिर भी हर किसी को इतनी शिद्दत से उसके दिल को छूकर वो कैसे गए, ये बात समझने वाली है। और तब जबकि आज ये चर्चाएं होती हैं कि देखिए वो जो उद्योगपति है वो अमीर उद्योगपतियों में अमुक नंबर पर है, हमारे देश का वो उद्योगपति अमीर उद्योगपतियों में अमुक नंबर का है, तब ये भी समझना होगा कि अमीरी सिर्फ रुपयों की कमाई से नहीं होती। एक कमाई वो भी है जो रतन टाटा ने लोगों के दिलों को जीत कर की है और जिसकी वजह से आज उनके नहीं रहने पर लोग इतने गमगीन हैं। आप भी, और उनकी कहानी आपके साथ साझा करता हुआ मैं भी। कौन है हम में से जिसने टाटा का नमक नहीं खाया है? कौन है हम में से जिसने टाटा के ट्रक पर ढोकर आया हुआ कोई सामान अपने घरों में इस्तेमाल नहीं किया है? कौन है जिसने टाटा का कोई अप्लायंस अपने घर में इस्तेमाल नहीं किया है? कौन है जिसको टाटा की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी किसी न किसी जरिए से छू कर नहीं गई है? ये वो तमाम बातें हैं जो टाटा को, टाटा ग्रुप को और टाटा ग्रुप को इस ऊंचाई तक ले जाने वाले रतन टाटा को अनोखा, अलग और महान बनाती है। और यही वजह है कि आज जब उनके लिए कई जगहों से भारत रत्न की आवाज उठ रही है कि उनको भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान भारत रत्न मिलना चाहिए, क्योंकि पद्म भूषण, पद्म विभूषण तो वो पहले ही रहे हैं, भारत रत्न उनको मिलना चाहिए, तो लोग ये कह रहे हैं कि वो तो हमारे लिए भारत रत्न ऑलरेडी हैं। असल में इस तरह के किसी व्यक्ति को भारत रत्न दिया जाना, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि भारत रत्न का सम्मान होगा। और बहुत सारे लोग इसीलिए कह रहे हैं कि आप रतन टाटा जैसे व्यक्ति को कभी भी टाटा बिड नहीं कर सकते, गुड बाय नहीं कह सकते। दिल ये मानने के लिए तैयार ही नहीं है। कई उनके व्यक्तित्व के पहलू ऐसे जो उनको इस कदर अलग, अनोखा और वाकई रत्न बनाने वाली बातें हैं। एक तो ये कि जब वो अमेरिका में थे, पढ़ाई कर रहे थे और उनकी दादी की तबीयत यहां खराब थी, 7 साल से वो अपनी दादी से मिले नहीं थे और दादी की ये इच्छा थी कि पोता उनको देखने के लिए आए और पोता भी इस ललक में था कि अब तो दादी को देखने जाना पड़ेगा। वो एक बार भारत आए तो उनको ये भी मालूम था कि जवानी के उस दौर में जिससे वो बेइंतहा मोहब्बत करते हैं और जिसका हाथ जिंदगी भर के लिए वो थामना चाहते हैं, वो हो सकता है कि हमेशा के लिए छूट जाए। और ऐसा ही हुआ। 1962 में भारत और चीन की लड़ाई, उसकी वजह से बने हुए हालात कि लड़की के परिवार वालों ने कह दिया कि नहीं, हम तुम्हारा विवाह वहां नहीं कर सकते। रतन टाटा, जो टाटा परिवार के चश्मो चिराग थे, उनके लिए क्या मुश्किल था कि वो दुनिया में एक से बेहतर एक सुंदरियों के संदर्भ में किसी तरह का स्वयंवर ना कर सकें। लेकिन उन्होंने अपने पहले प्यार के लिए फिर जीवन में ये ठाना कि अगर वो नहीं तो कोई और नहीं। ये बताता है कि उनका कंडक्ट, उनकी उनकी इंटीग्रिटी किसी रिश्ते को लेकर कितनी थी। उसके बाद उन्होंने आजीवन विवाह नहीं करने के बारे में सोच लिया। वो कहते हैं ना, साहिर लुधियानवी ने कहा है कि
जिस अफसाने को अंजाम तक पहुंचाना ना हो मुमकिन, उसे खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। रतन टाटा ने वही खूबसूरत मोड़ अपने रिश्ते को दिया, वहां से आगे बढ़े और फिर उन्होंने अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया टाटा समूह को उस ऊंचाई पर ले जाना जहां फिर रतन टाटा की मिसाल दी जाए और टाटा ग्रुप की मिसाल दी जाए। सबसे पहले तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विस का जिक्र कर लीजिए। असल में देखिए आप, तो रतन टाटा का टाटा ग्रुप में इंटरवेंशन उसके मुखिया होने की हैसियत से शुरू होता है 1991 में, जब उनको इसका उत्तराधिकारी बनाया गया, चेयरमैन बनाया गया, और उसके बाद 2012 तक वो अपने पद पर रहे। अब करीब 2 दशकों के अपने सफर में उन्होंने क्या क्या नहीं किया। टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, 1968 में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जब अपने बेबी स्टेप्स भी नहीं ले रही थी, उस समय टाटा ग्रुप की दूरदर्शिता ने टीसीएस की स्थापना की और उस टीसीएस ने बाद में रतन टाटा की अगुवाई में वो ऊंचाइयां हासिल की कि आज रिलायंस इंडस्ट्रीज के बाद दूसरी सबसे बड़ी देश की वो कंपनी है, 15 लाख करोड़ के मार्केट शेयर के साथ। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि टीसीएस, वो टीसीएस जिसका 54 देशों के साथ करार चल रहा है आईटी सर्विसेज को प्रोवाइड करने का, वो टीसीएस जिसने जब साल 2000 में जीई के मेडिकल विंग के साथ अनुबंध किया तो 10 करोड़ रुपए का वो अनुबंध उस समय का सबसे बड़ा अनुबंध था। जब मार्केट में खुद को लिस्ट किया तो 100 करोड़ रुपए 2002 में वो जुटा लाई। वो टीसीएस आज किन ऊंचाइयों पर है आप जानते हैं। मकसद शुरुआत में सिर्फ इतना था कि ऑफिसेस में होने वाला पेपर वर्क रोका जाए, उसकी जगह कंप्यूटर को इंट्रोड्यूस किया जाए, और वो टीसीएस इन ऊंचाइयों में पहुंच जाएगी, ये सिर्फ रतन टाटा जानते थे। रतन टाटा से किसी ने एक बार पूछा कि आप ये इतने बड़े बड़े डिसीजंस लेते कैसे हैं और आपको ये डर नहीं लगता क्या कि आपका कोई डिसीजन कहीं गलत ना हो जाए। तो उन्होंने कहा कि देखिए, जो लोग ये कहते हैं कि कोई डिसीजन उनको लेने के दौरान ही पता होता है कि सही या गलत ले रहे हैं, वो ज़्यादा बुद्धिमान होते होंगे। एक्चुअली मैं तो किसी डिसीजन को सही या गलत नहीं मानता हूं। मैं कोई एक डिसीजन लेता हूं और उसको सही करने के लिए पूरी कोशिश करता हूं, पूरी शिद्दत से प्रयास करता हूं। और कई जगहों पर उन्होंने अपने जीवन में जो फैसले लिए वो ये दिखाते भी हैं कि वो इसको अमल में लाते थे। मसलन जब उन्होंने टेटली समूह, अब टेटली समूह आप देखिए, ये ब्रिटेन का इतना बड़ा समूह था। आप जानते हैं टाटा टेटली, आपने कई बार वो डिप डिप वाली चाय पी होगी तो उसमें टेटली लिखा हुआ देखा होगा। टाटा से 2 गुना बड़ा ये ग्रुप था जब टाटा ने इसको अक्वायर कर लिया, और ये रतन टाटा की सदारत में ही हुआ। अब जब स्टील की बारी आई तो उन्होंने एक बड़ी कंपनी कोरस का अधिग्रहण कर लिया और भारत को स्टील कंपनी के मामले में उन्होंने 5वें नंबर में पूरी दुनिया में पहुंचा दिया। बहुत सारे लोगों ने इसकी आलोचना की कि आप जितनी हैसियत नहीं है, जितना यू आर प्रॉब्ली ईटिंग मोर देन दैट यू कैन च्यू, आप उतना खा ले रहे हैं कि आप उतना शायद हजम भी नहीं कर पाएंगे, और कहीं ऐसा ना हो कि लेने के देने पड़ जाएं। लेकिन रतन टाटा, एक उनके दिमाग में यह था कि भारत को तमाम क्षेत्रों में अग्रगण्य बनाना है। इसके लिए भले ही रिस्क लेना पड़े तो रिस्क लेना पड़ेगा, रिस्क लेंगे हम, क्योंकि विदाउट पेन देयर इज नो गेन, नो रिस्क नो गेन। इसी तरीके का उन्होंने जब 1998 में देश की पहली स्वदेशी, अपने देश में बनी हुई, अपने घर में बनी हुई कार भारतवासियों को दी, क्योंकि इससे पहले तो बाहर से बनी हुई कारें हम चलाते थे और वो भी इक्का दुक्का घरों में थी। उनकी मंशा ये थी कि देश में बने और लगभग हर घर में कार मौजूद हो। इसके लिए उन्होंने कई कैटेगरीज में, सोशियो इकोनॉमिक कैटेगरीज जो हम कहते हैं, भाई कोई बड़ी कार अफोर्ड कर पाता है, कोई एसयूवी चला लेता है, कोई छोटी कार अफोर्ड करता है, सबके लिए उन्होंने सपना देखा। और पहले जब उन्होंने अपनी ही तकनीक से बनी हुई, अपनी ही डिजाइन की हुई कार इंडिका लॉन्च की, तो इंडिका को उतना बढ़िया रिस्पॉन्स मिला नहीं अपने देश में, और एक वक्त ऐसा आ गया कि उनको ये लगा कि शायद बेचना पड़ेगा। उन्होंने इसको लेकर बातचीत करना भी शुरू कर दी थी। फोर्ड के साथ उनकी बातचीत चल रही थी। फोर्ड के साथ अक्रॉस द टेबल जब वो बैठे तो फोर्ड के जो उन दिनों में डिसीजन मेकर्स थे, उन्होंने कहा कि देखिए ठीक है, हम आपकी इस कंपनी को ले लेंगे, लेकिन असल में इससे हमारा कोई हित नहीं होगा। इट इज नॉट अ विन विन सिचुएशन। इससे सिर्फ आपका हित होगा, लेकिन चलिए, बिजनेस में कई बार कुछ काम ऐसे किए जाते हैं दूसरे की भलाई के लिए। तो एक तरीके से यह जताने की कोशिश की गई कि हम तो आप पे एहसान कर रहे हैं आपकी कंपनी को खरीद के, और यह बात आत्मसम्मान के साथ समझौता,
बिजनेस डीलिंग अलग बात है, लेकिन आप ये क्या एहसान कर रहे हैं? आप पैसे भी ले रहे हैं, उसके बाद कह रहे हैं हमको कोई नफा नहीं है, चलिए ले लेते हैं। तो इसको रतन टाटा ने गवारा नहीं किया, उन्होंने कहा ना, फिर आप रहने दीजिए। और उसके बाद देखिए सिचुएशन कैसे वक्त का पहिया घूमा। 1998 में ये इंडिका लॉन्च हुई थी। 2008 आते आते खुद फोर्ड की स्थिति ऐसी हो गई कि वो भयानक वित्तीय संकट से घिर गई, और ऐसे में उसको बचाने के लिए, उसको तारने के लिए कौन पहुंचा? रतन टाटा। उन्होंने कहा चलिए अब हम आपकी मदद करते हैं, और हम आपको यह नहीं कहेंगे कि हम आप पर एहसान कर रहे हैं। और वो दौर था कि फिर टाटा ग्रुप ने 2 लग्जरी ब्रांड, आपने सुने होंगे या हो सकता है आप में से कई उसको ओन करते हो, जगुआर, लैंड रोवर, ये 2 बड़े ब्रिटिश लग्जरी ब्रांड जो कि फोर्ड से ताल्लुक रखते थे, टाटा ने ओन कर लिए। इससे पता चलता है कि आत्मसम्मान और देश की प्रतिष्ठा के संदर्भ में कोई समझौता उनको गवारा नहीं था। और जब हम ये बात करते हैं ना कि आज हर कोई उनको याद क्यों कर रहा है, भाई उद्योगपति के लिए इतना कौन सोचता है? उद्योगपति कोई नहीं रहा, नहीं रहना किसी के लिए भी, कोई नहीं रहे तो गम की बात है, लेकिन इतना जुड़ के किसी के साथ क्यों कोई सोचता है? क्योंकि उसने टाटा का नमक भी खाया है, उसने कभी ना कभी टाटा की गाड़ी में सवारी भी की है। और वो जो मैं कह रहा था जनता के लिए सोचना, कहते हैं कि किसी एक समय में वो किसी एक रोड से जा रहे थे और उनको सड़क पर भीगता हुआ एक लोअर मिडिल क्लास परिवार दिखाई दिया, और उनको लगा कि अगर हमारे देश में ऐसे लोगों के लिए कार नहीं हो सकती तो कार होने के मायने क्या हैं? अरे उनके पास, जिनके पास रिसोर्सेस हैं वो तो अपने आप को बचा लेंगे, लेकिन ये जो बाइक पर चलने वाले लोग हैं, जिनको खास तौर से मौसम की मार से अपने आप को और परिवार को बचाने के लिए कार की जरूरत है, उनके लिए तो कुछ होना चाहिए। और तब उन्होंने टाटा नैनो की कल्पना की। 2006 में सिंगूर में प्लांट डाला, आप जानते हैं वहां बवाल हो गया। उसके बाद साणंद में ये फैक्ट्री गई 2008 में, और 2009 में उन्होंने ये लखटकिया कार देशवासियों को दे दी कि ₹1,00,000 में आप बाइक की कीमत में ये लीजिए कार चलाइए। हालांकि एक बार फिर से उसको वैसा रिस्पॉन्स नहीं मिला, लेकिन यह पता चलता है कि टाटा और टाटा के रतन देश की जनता के लिए क्या सोच रखते थे। उनको जब पहली बार ये टाटा ग्रुप को पता चला कि देश में घेंघा जो होता है, ग्वाइटर, एक बीमारी होती है यहाँ, जो थायराइड ग्लैंड होती है गले में, अगर आयोडीन की कमी हो सूज जाती है और इस तरह बाहर निकल आती है। देश में घेंघा के बढ़ते हुए मामले, और उसके लिए जब ये पता चला कि भाई ये नमक इसके लिए जिम्मेदार है क्योंकि इसमें आयोडीन नहीं है, तो उन्होंने केमिकल फैक्ट्री और अपनी टाटा के नमक बनाने वाली फैक्ट्री, क्योंकि ओखा में नमक बनाने का काम टाटा बहुत पहले से कर रहा था, पहली बार गुजरात में नमक बनाने का काम इनफैक्ट टाटा ने ही किया था, तो उन्होंने फिर इसमें आयोडीन मिलाकर देश की जनता के लिए वो टाटा नमक उतारा जिसको आपने, हमने, सबने कभी ना कभी खाया है। देश के लिए सोचने का ये जो जज्बा था, आत्मसम्मान के साथ समझौता नहीं करने का जो जज्बा था, ये जो साहसिक कदम थे, चाहे वो फोर्ड के साथ बात हो या टेटली का या कोरस का एक्विजिशन हो, ये बताते हैं कि टाटा, रतन टाटा, उनकी अप्रोच क्या थी, उनकी पर्सनैलिटी क्या थी, उनका व्यक्तित्व क्या था। और इसी में एक बात और, कि देश के युवाओं के लिए, आपको पता है कि जमशेद जी टाटा, JRD टाटा जिनको नाम से हम जानते हैं, जमशेद, रतन जी, दादा भाई टाटा, वो देश के पहले कॉमर्शियल पायलट थे। 24 साल की उम्र में उनके पास कॉमर्शियल पायलट का लाइसेंस था, और उनकी ये तमन्ना थी कि हमारे देश में ज्यादा से ज्यादा कॉमर्शियल पायलट होने चाहिए। उनकी ये भी तमन्ना थी कि हमारे देश के ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास हायर एजुकेशन होनी चाहिए, उच्च शिक्षा होनी चाहिए, हायर स्किल्स होनी चाहिए। और इसीलिए बहुत पुराने समय से, यहां तक कि 19वीं शताब्दी से ही टाटा ने वो पहल शुरू कर दी थी जिसको जमशेद नुसरवान जी की पहल के नाम से जाना जाता है, जिसमें स्कॉलरशिप देकर देश के युवाओं को, वो पोस्ट डॉक्टरेट हो, वो PhD हो, वो बड़ी बड़ी एजुकेशनल डिग्रियां हो, उसके लिए विदेशों तक में भेजे जाने के लिए ग्रांट दी गई, स्पेक्ट्रम ग्रांट्स दी गई। वो लोग जो अपनी स्किल्स को अपग्रेड करना चाहते हैं उनके लिए आज भी ग्रांट्स चल रही हैं, खिलाड़ियों के लिए ग्रांट्स चल रही हैं। देश के युवाओं को मजबूत बनाना, देश को मजबूत बनाना, देश को सबसे पहले रखना, देश की जनता के गरीब चेहरे को सामने रखकर अपने प्रोडक्ट्स को बनाना, यही बात रतन टाटा को रतन टाटा बनाती है। और इसी वजह से वो हमारे, आपके दिलों में हमेशा जीवित रहने वाले हैं। हम सब की तरफ से रतन टाटा जी को सादर श्रद्धांजलि।